हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे, मस्त से होंगे। और कोई भी टॉपिक में इससे रिलेटेड अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं बोल रहा हूँ ना कि इसको और बेहतर ढंग से करूँगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। क्लियर? अब हमारा जो टॉपिक है वो ग्राफ से रिलेटेड है, और किसके लिए? वेग के लिए, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। और जानते हैं वेलोसिटी होती क्या है? तो वेलोसिटी विस्थापन और समय का क्या है? अनुपात होता है। किसका? विस्थापन और समय का अनुपात होता है। अब देखना है हमको कि कैसे कैसे किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, उनके साथ एंगल क्या बन सकता है, तमाम जितनी भी चीजें हैं सबका हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? तो आप देखें कि यहां पर मैं हेडिंग लगाया हूं विस्थापन समय ग्राफ। ये जितने भी चीज देख रहे हैं ये सब में वस्तु क्या विस्थापित ही हो रही है, यानी ये विस्थापन के लिए है और ये क्या समय के लिए है। यानी अगर जैसे जैसे क्या होगा, समय चेंज करेगा तो क्या विस्थापन चेंज कर सकता है? क्या कर सकता है? सही, यस या नो? विस्थापन और समय का जो अनुपात होता है ना, वही आपका वेग होता है। और वेग जो होती है ना, वो क्या होती है? ये दोनों के अनुपात की क्या होती है? ढाल होती है। ढाल, ये जो आपको जो भी दिख रहा है ये क्या एक ढाल है, और इन ढाल को हम स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। और उसको हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो जरा सोचिए कि ये आपका विस्थापन यानी वस्तु जा रही है, इसका मतलब है यहाँ पर वस्तु का चाल क्या नियत है, यानी कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर कुछ एंगल पर क्या होगा? ये कुछ एंगल पर जा रही है, तो इस कुछ एंगल से बढ़ रहा है, और ये कुछ एंगल से क्या हो रहा है? ये कुछ एंगल से क्या होगा? तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये कुछ एंगल से बढ़ रहा है क्योंकि जा रहा है, लेकिन ये देखेंगे कुछ एंगल से घट रहा है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये क्या कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये वाला जो थीटा का कांस्टेंट दिख रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या विस्थापन ही हो रहा है समय के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी क्या होगा? एंगल से रिलेट करेगा। तो सभी में क्या क्या बातें हो सकती है ये चीज हम लोग देखेंगे। सपोज कीजिए कि जो ग्राफ दिख रहा है कि विस्थापन और समय का, ये दोनों के अगर हम अनुपात की बात करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, ये चीज देखना है। तो सपोज कीजिए कि ग्राफिकली अब हम एक कंडीशन थोड़ा सा लेते हैं। ये आपका विस्थापन हो गया एस वेक्टर एस, और क्या टी। सपोज कीजिए कि अगर कोई बॉडी अगर S1 पर यहाँ है, S2 पर यहाँ है और S3 पर यहाँ है, हम इसको x भी मान सकते हैं। यहाँ पर एक T1 है, यहाँ पर क्या T2 है, यहाँ पर क्या T3 है, यहाँ पर T4 है। अगर ये दोनों का जैसे सपोज कीजिए कि अगर T1 पर ये कितना है? S1 है। ये T2 पर कितना है? S2 है। ये T3 पर कितना है? S3 है। ये T4 पर कितना होगा? S4 होगा। S4 यहाँ ले लेते हैं। तो ये दोनों के जो अनुपात जो हो गए, दोनों के जो क्या होगा, ये अंतर जो होगा, ये दोनों का अंतर, ये हमारा क्या है? विस्थापन। यानी हम लिख सकते हैं S2 वेक्टर माइनस क्या S1 वेक्टर, और बाई अगर समय की बात करते हैं तो यहां लिख सकते हैं T2 माइनस क्या T1। और इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं स्लोप। और स्लोप में आपने 11th में पढ़े हैं कि y2 माइनस y1 बाई क्या x2 माइनस x1। तो यहाँ x1 में किसका ग्राफ है? t का, लेकिन y में किसका है? s का। तो हम यहाँ s भी लिख सकते हैं और x भी लिख सकते हैं। हम अगर यहाँ x लिखे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये भी टर्म लिख सकते हैं। यानी ये आप ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर s के टर्म लिखेंगे तो डेल s वेक्टर बाई क्या डेल t लिख सकते हैं। और यहाँ पर S2 है तो आप इसको लिख सकते हैं क्या S2 वेक्टर माइनस क्या S1 वेक्टर बाई क्या T2 माइनस क्या T1। यही आपका क्या है? tan थीटा है। ये क्या आपका tan थीटा है। आप जरा समझिए कि विस्थापन समय ग्राफ, यहां पर ये हो गया विस्थापन, ये क्या होगा? समय। इसके अकॉर्डिंग अगर ये ग्राफ जा रहा है, अगर ये ग्राफ अगर सीधे जाए तो बात कुछ अलग बनेगी। अगर ग्राफ ये ऐसे जाता बात कुछ अलग बनेगी। ग्राफ ये वाले जा रही है तो कुछ बात अलग होगी, ग्राफ ए वाले जा रहे हैं कुछ बात अलग होगी। यानी ये सभी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी को। तो कहीं वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, कहीं वेलोसिटी क्या होगी? निगेटिव होगी, कहीं वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, और कहीं वेलोसिटी जीरो होगी। तो आपको सोचना है कि इसमें जीरो कहां हो सकती है।
ये हम इसके द्वारा प्राप्त कर लेंगे। ये जो आपका जो क्या आएगा, जो इक्वेशन आएगा, जो आपका क्या एक फॉर्मूला है जो आएगा, इसके द्वारा हम पता कर लेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग। इसी को हम बोलते हैं कि विस्थापन बटा समय के अनुपात को हम क्या करते हैं, वेग कहते हैं। और वेग जो होता है वो विस्थापन पर निर्भर करता है। किस पर, विस्थापन पर निर्भर करता है। यहां समझिए कि हम ये पहले पॉइंट की बात करें, पहला हमने पॉइंट दे दिया है। मैं बोल रहा हूं कि स्लोप को m बोलते हैं, m बराबर tan थीटा बोलते हैं। और tan थीटा को इसके हिसाब से हम tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं, y2 माइनस y1 बटा कितना, x2 माइनस x1। तो यहाँ x2 माइनस x1 क्या है, t है ना, तो a आप लिख रहे हैं कितना, t2 माइनस t1। ये आपका ये x एक्सिस आपका t है और y एक्सिस आपका x है, चाहे आप क्या लिख सकते हैं, y एक्सिस ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पॉइंट को उठा रहा हूं यहां से, ये वाला पॉइंट। तो जरा सोचिए यहां से इस पॉइंट को उठाकर मैं यहां मिटा रहा हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी समझ गए होंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर बॉडी हमारा क्या है, ये समय है और ये आपका क्या है, विस्थापन। वस्तु ऐसे जा रही है, आप जरा अगर वस्तु ऐसे जा रही, समय के अकॉर्डिंग, समय के अगर समानांतर जा रही है, तो आप जरा सोचो, अगर दो लाइन अगर किसी के समानांतर होती है तो दोनों के बीच थीटा का मान कितना होता है। तो आपको पता है कि दोनों के बीच थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और जब एक कांस्टेंट चलेगी, जब एकदम सीधी जा रही है, इसका मतलब इसका चाल क्या है, नियत। इसका चाल कैसा है, ये नियत चाल है, नियत चाल है। चाल कैसा है, नियत चाल है, इसका चाल नियत। ऐसे आपको देखने में लग रहा है। तो ये मेरा कहना ये है कि अगर ऐसी बात हो रही है तो क्या क्या बातें बन सकती है। तो मैं यहां पर पॉइंट लिया हूं, जब वस्तु नियत चाल के साथ क्या गतिशील हो। ये चाल क्या, नियत चाल के साथ वस्तु क्या गतिशील है। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन समय अक्ष, ये समय अक्ष है, ये आपका क्या है, समय अक्ष है, ये आपका समय अक्ष। समय अक्ष के क्या समानांतर होते हैं तथा इनके बीच थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। इनके बीच थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा, तो मैंने आपको जस्ट एक फॉर्मूला सिखाया, थीटा का मान कितना, 0 डिग्री। और आपको पता है इसको हम m लिखते हैं, तो m बराबर tan 0 लिख सकते हैं। और ये tan 0 जो होगा, tan 0 का मान 0 होगा। तो इसका वेग कितना है, ये वेग कितना हो जाएगा, 0 ना। अगर किसी वस्तु का वेग 0 हो जाए तो उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, यानी वस्तु किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। अगर किसी वस्तु का वेग क्या हो जाए, अगर 0 हो जाए, तो इसमें त्वरण कभी नहीं हो सकती है, त्वरण होगा ही नहीं। क्योंकि त्वरण किस पर निर्भर करता है, वेग पर। और किसी वस्तु में वेग होगी ही नहीं, वहां पर वेग नहीं होगी, तो सोचना कि त्वरण वहां नहीं होगा। यानी मान लें त्वरण भी 0 है, क्या है, त्वरण भी 0 है। तो मैं बोल रहा हूं कि m जो होगा, यहां पर आपको जो दिख रहा है m बराबर tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका वेग भी क्या होगा, 0। क्यों कि ये इसका जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो tan 0 का मान क्या होगा, 0। और 0 किसके बराबर होगा, वेग के बराबर होगा। तो हम यहाँ tan 0 बराबर 0 बराबर क्या, वेग, यानी यहाँ पर वेग क्या होगा, 0। अर्थात वस्तु क्या होगी, विराम की अवस्था में होगी तथा इनमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, इनमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा, इसके समानांतर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई वस्तु नियत चाल के साथ चल रही है, अगर कोई वस्तु नियत चाल के साथ चल रही है, तो उसका वेग कहां पर चल रही है, स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर नियत वेग के साथ चल रही है, तो उसका वेग 0 होगा। और दोनों समय और क्या होगा, ये रेखा के बीच, स्ट्रेट लाइन के बीच थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसीलिए इसका स्लोप क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो याद रहे, इस स्थिति में आपका वेग 0 हो जाएगा और यहाँ त्वरण भी 0 होगा, यानी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ, अगर कोई वस्तु नियत चाल से चल रही है तो उसका वेग उसका त्वरण कितना होगा, 0। त्वरण कितना होगा, 0। क्लियर।
चलिए ये चीज आपको एकदम सेट हो गया होगा दिमाग में मेरे अनुसार, इसको नोट करें। अब हम बात करते हैं कि आप ये अगला जो पॉइंट है इस बात को समझिए, ये ग्राफ से हर कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो वस्तु है, यहां पर कोई वस्तु जा रही है, वो नियत चाल के साथ गतिशील है, नियत चाल के साथ गतिशील हो, और विस्थापन समय ग्राफ उसका कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो। देख रहे हैं ना, इसका जो ग्राफ है कैसा स्ट्रेट लाइन है, सीधा है, यानी दोनों के बीच एंगल कितना बना है, थीटा। और ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये क्या है, कांस्टेंट है भाई। क्या है कांस्टेंट? कांस्टेंट मतलब क्या, नियत, नियत है। ये थीटा जो है क्या, नियत है। तो अगर हम इसका स्लोप निकालें, इसका स्लोप निकालें तो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा बराबर दिस बाय दिस। यानी अगर यहाँ से क्या करें, हम ग्राफ ऐसा काट लेंगे, ठीक है ना, ये दोनों, इसके बीच का अंतर हमको पता चल जाएगा और इसके बीच का अंतर पता चल जाएगा। तो यहां से हम tan थीटा निकाल लेंगे। वेक्टर S2 माइनस वेक्टर S1 बाई क्या है, T2 माइनस क्या, T1। इसको हम वेक्टर डेल वेक्टर S बोलते हैं बाई क्या, dt, और इसी को हम वेग बोलते हैं। अब ये समझिए, यहां पर थीटा क्या है आपका, थीटा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि आप थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, अभी हमको पता नहीं है, 30 डिग्री 45 डिग्री 15 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो हमने थीटा का मान हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। ध्यान देना, समझना, ध्यान देना, नियतांक है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर, जो tan थीटा है ना, tan थीटा को ये जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, तो इसको हम थीटा कांस्टेंट माने, तो इसका वैल्यू कोई कांस्टेंट ही आएगा। और जो वैल्यू जो कांस्टेंट होगा, ये जो वैल्यू कांस्टेंट दिखेगा वो क्या होगा, वेग कहलाएगा। और जो वेग होगा उसमें कैसी गति होगी, एक समान गति। क्यों, इसका ग्राफ एकदम सीधे जा रहा है। इसका ग्राफ कैसे जा रहा है, एकदम सीधे जा रहा है। इस ग्राफ में कहीं विचलन नहीं है, इस वजह से कोई डेविएशन नहीं है, इसका मतलब ये सीधे जा रहा है। जब एक समान गति से जाएगा तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि भाई अगर किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु नियत चाल के साथ क्या हो, अगर सीधी रेखा पर गतिशील हो, तो यहां पर मैंने क्या बोला, सीधी रेखा पर गतिशील है, यानी इसका विस्थापन कैसा हो, एक सीधी रेखा पर। इसका विस्थापन कैसा हो, सीधी रेखा। मतलब क्या, इसका ग्राफ किसके किसके बीच, विस्थापन और समय के बीच कैसे ग्राफ बने और सीधा बने, तो उस वक्त इसका ढाल जो होगा tan थीटा वो वेग के बराबर होगा। और यहाँ पर tan थीटा जो होगा, यानी सॉरी थीटा जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा, यानी नियतांक होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट को हमने नियतांक बोला है। और यहाँ पर tan थीटा यहाँ लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, चलो tan थीटा इक्वल टू क्या, tan कांस्टेंट कहोगे हमने, कांस्टेंट, इसका वैल्यू कांस्टेंट ही मिलेगा। और ये किसके बराबर होगा, तब वेग के बराबर होगा, क्योंकि इसी का ना वैल्यू है ये, इसी का वैल्यू कांस्टेंट वेग के बराबर होगा। और जब वेग के बराबर होगा तो ये कैसी होगी भाई, एक समान गति। ये किसकी बात है, एक समान गति होगी। यानी जब समान गति होगी तो इसका कैसा, एक समान वेग होगा। आज जब एक समान वेग होगा तो इसका चाल भी कैसा होगा, एक समान होगा, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, या इसको कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। तो उस स्थिति में आपको ये चीज मिलेगा, कब, याद रहे, अगर थीटा का मान अगर कांस्टेंट हो, कब, जब वस्तु नियत चाल के साथ किसी विस्थापन समय ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन पर चल रही हो, तब की मैं बात बोल रहा हूं, वहां हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। दूसरा पर मैंने यहां बात बोला है, इसी को देखते हुए कि अगर वस्तु का नियत चाल जैसे जैसे बढ़ता है, चाल जैसे जैसे का बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसका वेग भी बढ़ता है। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता है। मान लीजिए कि थीटा का मान यहाँ क्या है, थीटा 1 है, और यहां से घूम के यहाँ कितना होगा, थीटा 2 हो जाएगा। तो इसमें वेग किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, स्वाभाविक इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा ना। इसका मतलब कांस्टेंट है। अभी मान लीजिए यहाँ पर ये ए के लिए होगा, बी के लिए होगा, तो ये तो चेंज हो गया। तो मैं यहाँ बोल रहा हूं, जब वस्तु का नियत चाल जैसे जैसे बढ़ता है उसका वेग भी क्या होगा, बढ़ता है, लेकिन कैसे, समान वेग बढ़ता है। कैसा वेग बढ़ता है, समान वेग बढ़ता है। मैं यहां पर एग्जांपल दिया, दो पिंड ए और बी, ये ए है और ये बी है, विस्थापन समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। तो दोनों का वेग निकाले, कैसे निकाले भाई, थीटा का मान कितना, 30 डिग्री। अब बताओ, यहाँ 30 डिग्री की बात हो गई, तो बताओ वस्तु ए का वेग कितना होगा, किसका, वस्तु ए का वेग, वस्तु ए का वेग बराबर क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर tan थीटा, तो लिखेंगे tan थीटा लिखेंगे। और थीटा का मान कितना है,
इसी को हम भी लिख सकते हैं ना, वस्तु ए का वेग tan थीटा कितना, तो tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री मान कितना 1 कितना √3। अब हम भी लिख रहे हैं, आप बोलोगे वस्तु बी का वेग, वस्तु बी का वेग अगर हम लिखते हैं तो इसको लिखेंगे tan 60 डिग्री मान कितना √3। अब बताओ इसमें किसका वेग ज्यादा है, बी वाला का ज्यादा है कि ये वाला का ज्यादा है, भाई √3 का मान ज्यादा होगा, इसका मान क्या कम होगा, यानी भी का वेग ज्यादा हो किससे, भी से ज्यादा। क्या पता चला, पता ये चला कि जैसे जैसे थीटा का मान क्या होगा बढ़ते जाता है, उस वस्तु का समान वेग भी क्या होगा बढ़ते जाता है, उस वस्तु का समान वेग भी बढ़ते जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे चलते हैं, ये हमारा अगला पॉइंट है कि जो ग्राफ है ये वक्र है, ये वक्र ग्राफ है। ये जो वक्र ग्राफ होती है वो हमेशा असमान वेग होती है, असमान गति होती है। उसमें क्या क्या बातें हो सकती है हम देखते हैं। इस ग्राफ में थीटा का मान क्या घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर थीटा का मान जैसे जैसे घटेगा उसका वेग भी घटेगा। वेग घटने का मतलब क्या, निगेटिव हो जाना। थीटा का मान जैसे जैसे घटेगा वेग घटेगा। वेग घटने का सेंस क्या, वेग निगेटिव हो रहा है। वेग क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। और इस ग्राफ में आप देखेंगे कि थीटा का मान क्या बढ़ रहा है, इसका मतलब थीटा का मान बढ़ने का मतलब क्या, वेग भी बढ़ रहा है। तो मेरा पॉइंट क्या है पहले समझिए। जब वस्तु असमान चाल के साथ गतिशील हो और थीटा कोण समय के साथ क्या घटता है, थीटा कोण घट रहा है, समय के साथ घट रहा है, तो समय के साथ उसका वेग भी क्या होता है, घटता है। समय के साथ उसका वेग भी घटता है। और हमने बेसिक में ही ना पढ़ा था m बराबर tan थीटा, s वेक्टर s2 माइनस वेक्टर s1 बाई क्या t2 माइनस t1, डेल वेक्टर s बाई क्या डेल t, इसी को हम वेग कहते हैं। अब मैं बोल रहा थीटा समय के साथ क्या होता है, घट रहा है, घटता है ना। तो थीटा समय के साथ घटता है तो उसका वेग भी घटता है। थीटा समय के साथ अगर घटता है तो उसका वेग भी घटता है। उस स्थिति में tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। और ये वेलोसिटी घटने का मतलब क्या, ये 0 से छोटा मानेंगे, घट रहा है ना। 0 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। 0 से बड़ा यानी मान लीजिए घटता है, बस जानना है, यानी वेलोसिटी क्या कम होती है। कब, ये ग्राफ याद रखना, ग्राफ एक कर्व ग्राफ है, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। तो जैसे जैसे ग्राफ घट रहा है तो थीटा घट रहा है, थीटा घट रहा है तो वेग भी घटेगा, थीटा घट रहा है तो वेग भी घटेगा। तो अब यहां पर आपको इस बात को दिमाग में रखना है कि भाई हो क्या रहा है। अगर आपसे कोई पूछ डाले कि बताओ अगर कोई वस्तु असमान वेग से चल रही है, अगर उसका थीटा का मान घटा दिया जाए तो उसका वेग बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ग्राफ कहता है कि घट जाएगा, तो हम बोलेंगे घट जाएगा। क्या बोलेंगे, घट जाएगा। दूसरा पॉइंट आप देखिए, इसी पॉइंट को, इसी का एकदम अपोजिट है। जब वस्तु असमान चाल के साथ गतिशील हो और थीटा कोण समय के साथ का बढ़ता हो तो उसका वेग उसी समय या उसी क्षण या उसी समय उसका वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। और सेम प्रोसेस होगा। आप यही लिखेंगे m बराबर क्या, tan थीटा बराबर क्या, वेक्टर s2 माइनस वेक्टर s1 बाई t2 माइनस t1, और यहाँ डेल s वेक्टर बाई क्या, डेल t बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, वेग। लेकिन कंडीशन यह है, थीटा समय के साथ क्या होता है, बढ़ता है तो वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, वेग भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी मतलब क्या, वेग होगा। और ये वेग होगा तो ये अपने आप में क्या चीज को दिखा रहा है भाई, ये दिखा रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन को, इसको फंक्शन को बढ़ते हुए दिखा रहा है। क्या हो रहा है, दिखा रहा है। प्रत्येक पॉइंट पर इसका वेग क्या होगा, प्रत्येक पॉइंट पर इसका वेग क्या होगा,
बढ़ेगा प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक एक जगह नहीं, प्रत्येक पॉइंट पर। यहाँ जाएंगे तो थीटा अलग होगा, यहाँ जाएंगे तो अलग होगा, यहाँ जाएंगे, एक जैसा नहीं हो सकता है। हाँ, ये टेंजेंट देकर चलना है, देख रहे हैं ना, या अगर ये है तो समानांतर हो गया, तो ये थीटा है, फिर आगे चलेंगे, फिर क्या होगा, ऐसे जाएगा। तो ये हर पॉइंट पर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो इसमें तो बढ़ते जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, घटते जाएगा। समझ लीजिए टेंजेंट ले रहे हैं, आप ऐसे देखो, यहाँ पर टेंजेंट ले रहे हैं, ऐसे देखो, तो इसमें देख रहे हैं ना, घटते जा रहा है। यहाँ पॉइंट पर अगर ये थीटा है, अगर यहाँ अगर इसी के पार्ट जाएगा, ऐसे सीधे गया होता है, तो हर जगह थीटा का मान सेम होता है, तो हम वहाँ बोलते हैं कि नहीं, इसमें भाई कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट को बस दिमाग में रखना है कि अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, थीटा का मान घटेगा तो वेग घटेगा। और जहाँ पर थीटा का मान बढ़ रहा है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जहाँ थीटा का मान घट रहा है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा, डिक्रीजिंग, यानी एक वर्धमान फलन है और दूसरा क्या, ह्रासमान फलन है। यानी घटते हुए फलन है, एक बढ़ता हुआ फलन है। बस यही आपको कंसेप्ट आपको अपने भेजे में रखना है, एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, आप देखिए क्या कहता है, जब वस्तु एक समान या नियत चाल के साथ गतिशील हो, जब वस्तु एक समान या नियत चाल के साथ गतिशील हो, लेकिन याद रहे थीटा का मान 90 डिग्री नहीं हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा। तो 90 डिग्री से बड़ा कितना होगा भाई, 90 डिग्री से अगर बड़ा होगा तो वेग घटेगा। वेग क्या होगा, घटेगा। और वेग घटेगा तो यहाँ tan थीटा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जब निगेटिव हो जाएगा तो उसका वेग भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये इनफर्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, समझिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पर ये बॉडी को हम ले जा रहे हैं, यहाँ पर ये एंगल कितना बना दें, 120 डिग्री, कितना, 120 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि बता 120 डिग्री पर इस वस्तु की चाल कैसी है, क्योंकि थीटा का मान बढ़ गया, एक समान क्या है, चाल नियत है, चाल नियत है, लेकिन इसका थीटा क्या हो रहा है, 90 डिग्री से बड़ा हो गया ना। थीटा क्या है, 90 डिग्री मतलब बराबर नहीं है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो हम केवल बड़ा की बात कर रहे हैं। तो जब बड़ा की बात करेंगे तो थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा। आप बताओ, यहाँ पर आप लिखोगे कि सर tan 120 डिग्री मान कितना होता है, तो आप क्या लिखोगे, tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखेंगे ना। और किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और इसको सेकंड में माइनस क्या होगा, tan कितना, 60 डिग्री ना, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, -√3 ना। तो यहाँ आप देखो, इसी को ना वेग कहते हैं, ये वेग क्या हो गया, घट गया ना, माइनस हो गया। तो यहाँ आपका वेग क्या होगा, माइनस। याद रहे एक समान होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो एक कंडीशन देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।